नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 26 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। ऑपरेशन लोटस पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हिमाचल में ऑपरेशन लोटस की भाजपा की कोई मंशा नहीं है तथा इस पर हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है। प्रदेश में विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को जनादेश मिला है, लेकिन अगर उनकी गलतियों से यदि कुछ ऐसा होता है तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यह बात विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुबाथू के साथ लगते जाडला पंचायत के कल्याण गांव में एक निजी समारोह में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने यह भी कहा कि टोल प्लाजा के सभी मामलों को केंद्र के समक्ष उठाएंगे। नितिन गडकरी जो कहते हैं वह करते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने जितने भी संस्थान बंद किए हैं उनकी भाजपा सरकार के आने पर पुनः समीक्षा होगी। इससे पहले सुबाथू के कल्याण गांव पहुंचने पर विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डा राजीव सेजल व पूर्व विधायक परमिंदर सिंह पम्मी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अब कौन सा सर्वे करवाने की बात कह रही सरकार? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम सौंप चुकी है रिपोर्ट। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के चामुंडा जदरांगल में बनने वाले भवन निर्माण का मुद्दा अब प्रधानमंत्री के दरबार में जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का जदरांगल धर्मशाला में सीयू निर्माण बारे दिया गया बयान गुमराह करने वाला है। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहले ही सर्वे कर रिपोर्ट दे चुकी है। अब राज्य सरकार कौन सा सर्वे करवाने की बात कह रही है? क्या केंद्रीय टीम की सर्वे रिपोर्ट से बढ़कर कोई प्रदेश की अपनी रिपोर्ट मायने रख पाएगी? जदरांगल में जल्द सीयू भवन निर्माण शुरू नहीं हुआ तो जन चेतना संस्था, अन्य संस्थाओं व प्रबुद्ध नागरिक शिक्षाविद के साथ सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेगी। जन चेतना संस्था धर्मशाला के अध्यक्ष एससी धीमान ने कहा कि सीयू से युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। 14 वर्षों बाद भी निर्माण कार्य शुरू न किए जाने पर संस्था ने रोष जताया। संस्था के दर्जनों पदाधिकारियों ने कहा कि सीयू धर्मशाला के लिए स्वीकृत हुई थी, जिसे 2 भागों में बांट दिया गया। देश में जहां भी सीयू चल रही है, कहीं भी 2 पार्ट में निर्माण नहीं हुआ है। CUHP के व्यास कैंपस का निर्माण कार्य देहरा में शुरू कर दिया गया है, जबकि धौलाधार कैंपस को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद अब प्रदेश सरकार को मात्र 30 करोड़ रुपए जमा करवाने हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री किस आधार पर अब दोबारा सर्वे करवाए जाने की बात कह रहे हैं? एससी धीमान कहा कि सीयू धर्मशाला को लेकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से रिपोर्ट सही है। उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो बयान दे रहे हैं वह पुरानी जमीन बनगोटूचोला को लेकर कही जा रही है। जदरांगल की भूमि को लेकर फर्स्ट पेज की क्लियरेंस हो चुकी है। अब मात्र सरकार को 30 करोड़ 3 लाख रुपए जमा करवाने हैं। श्री धीमान ने कहा कि सीएम को इस संबंध में गलत जानकारी दी गई है। ऐसे में सीएम को अपनी जानकारी को दुरुस्त करके पहले पेज की सहमति के बाद दूसरे के लिए निर्धारित राशि जमा करवानी चाहिए। अब जल्द ही इस संबंध में कार्रवाई न होने पर निराश लोगों को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही सड़कों में उतरकर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। सीएम की माता से करेंगे शिकायत।
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला परिसर के निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपए 31 दिसंबर तक जमा करवाने का अल्टीमेटम दिया है। इतना ही नहीं, सीएम के बयान के बाद धर्मशाला के प्रबुद्ध नागरिकों ने सीएम की माता से भी शिकायत करने का मन बना लिया है, जिसमें ईमानदारी से काम न करने की शिकायत सौंपी जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट अतुल भारद्वाज ने सभी संगठनों व नेताओं से अनुरोध किया है कि वे सीयू धर्मशाला परिसर के निर्माण हेतु संघर्ष में राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर आगे आएं। अतुल भारद्वाज ने बताया कि यह आंदोलन कांगड़ा चंबा लोकसभा सहित प्रदेश की युवा पीढ़ी के स्वाभिमान का प्रश्न बन चुका है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां, सैलानियों को फेसबुक और ट्विटर पर व्यवस्थाओं की सूचना देगी पुलिस। प्रदेश में नए साल के जश्न में उमड़े वाली पर्यटकों की भीड़ को लेकर ट्रैफिक एंड टूरिस्ट रेलवे पुलिस ने प्रदेश के जिलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक एंड टूरिस्ट रेलवे पुलिस द्वारा जारी की एडवाइजरी में पुलिस अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में नए साल की पूर्व संध्या पर राज्य में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। नववर्ष पर प्रदेश के पर्यटक स्थलों शिमला, मनाली, कसोल, धर्मशाला, डलहौजी व अटल टनल में पर्यटकों के भारी मात्रा में आने की संभावना है। नववर्ष को लेकर जिलों के लिए बटालियन से अतिरिक्त पुलिस फोर्स उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ साथ संबंधित जिलों पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। नववर्ष के लिए पुलिस अफसरों के नाम, मोबाइल नंबर जिला पुलिस की वेबसाइट उपलब्ध होंगे। ट्रैफिक एंड टूरिस्ट रेलवे पुलिस के एएसपी नरवीर राठौर ने बताया कि नववर्ष के दौरान कानून और व्यवस्था, यातायात और भीड़ प्रबंधन को प्रभावी ढंग से बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं। जिलों में पर्यटकों को यातायात मोड़, यदि कोई हो, अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था और संभावित मौसम के बारे में सूचित करने के लिए पुलिस, टीटीआर और जिला फेसबुक और ट्विटर खातों के माध्यम से व्यवस्थाओं की जानकारी दी जाएगी। लालुंग में देश का तीसरा सबसे ऊंचा आइस हॉकी रिंक, 60 बच्चे सीख रहे खेल की बारीकियां। स्पीति के लालुंग में काजा और लेह के बाद देश का तीसरा सबसे ऊंचा आइस हॉकी रिंक तैयार हुआ है। इस रिंक में बच्चों को बकायदा आइस हॉकी के प्रशिक्षण शिविर भी शुरू हो गए हैं। समुद्र तल से करीब 3,300 मीटर ऊंचे इस रिंक में बच्चे आइस हॉकी की बारीकियां सीखेंगे। सोमवार को आइस हॉकी का बेसिक ट्रेनिंग कैंप का शुभारंभ एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह नेगी ने किया। इस कैंप में 60 के करीब लालुंग गांव और 7 लगते गांव के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आइस हॉकी एसोसिएशन लाहौल स्पीति के सहयोग से स्पीति के विभिन्न स्थानों पर ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। जनवरी 2024 में स्पीति आइस हॉकी कप का आयोजन किया जाना है। इस कप में उक्त 6 स्थानों से चयनित खिलाड़ियों को एडवांस कोचिंग देने के बाद मैच खेलने की सुविधा दी जाएगी। इन्हीं में से विजेता टीम को स्पीति आइस हॉकी कप से नवाजा जाएगा। इस अवसर पर एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि लालुंग गांव के बच्चों को पहले आइस हॉकी सीखने के लिए काजा जाना पड़ता था। ऐसे में बच्चों के परिजनों पर आर्थिक बोझ भी पड़ता था। इसके साथ ही बर्फबारी के कारण खराब रास्तों में और दिक्कतें पेश आती थी, लेकिन अब गांव में बेहतर आइस रिंक मिल पाएगा और कोच यहीं पर कोचिंग देंगे। इस अवसर पर डा विकास रोपा, स्कालंज दोरजे सहित स्थानीय निवासी मौजूद रहे। हिमाचल सैलानियों से गुलजार, शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी में तिल धरने को जगह नहीं, कारोबारी खुश। इस साल बरसात के दौरान जुलाई और अगस्त माह में आई आपदा के बाद पहली बार क्रिसमस पर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से पैक हो गए हैं। शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं।
अगले एक हफ्ते तक प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार रहने वाले हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी करोड़ों के कारोबार की उम्मीद है। दिल्ली से आने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें और निजी वोल्वो पैक चल रही है। कालका शिमला ट्रैक पर दौड़े वाली सभी ट्रेनें 5 जनवरी तक के लिए बुक है और लंबी वेटिंग चल रही है। भारी संख्या में पर्यटक सड़क से भी प्रदेश का रुख कर रहे हैं। सोलन के सनवारा टोल प्लाजा और मंडी के पंडोह से मनाली तक लंबा जाम लग रहा है। सोलन से NH 5 से होते हुए शिमला की ओर 2 दिन में 21,000 से अधिक वाहन रवाना हुए। इधर पिछले एक दिन में 16,000 पर्यटक वाहन और 80,000 लोग कुल्लू जिला में पहुंचे। -डिग्री तापमान में आइस क्लाइंबिंग। तौद वैली के छाची नाला में पहुंचे उत्तराखंड से पर्यटक, जमकर मस्ती। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की वादियों में समुद्र तल से 10,050 फुट की ऊंचाई पर -डिग्री तापमान होने के बावजूद भी पर्यटकों का आइस क्लाइंबिंग करने का केरज कम नहीं हुआ है। युवा पर्यटकों के हौसलों को इतनी कड़ाके की ठंड में लोग सलाम कर रहे हैं। यहाँ की तौद वैली के गांव में खंगसर छाची नाला में पर्यटक इस तरह की साहसिक गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इस बारे में स्थानीय निवासी डॉक्टर हीरा लाल बौद्ध ने बताया कि लाहौल स्पीति का यह स्थल साहसिक गतिविधियों के लिए सुप्रसिद्ध है और यहाँ पर देश विदेश से आइस क्लाइंबिंग, आइस स्केटिंग और आइस स्काई सहित अन्य गतिविधियों का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक पहुँचते हैं। लाहौल स्पीति केलांग के युवा भी यहाँ पर कई सालों से आइस क्लाइंबिंग कर रहे हैं और यहाँ पर पर्यटक उत्तराखंड से भी आइस क्लाइंबिंग में विशेषता प्राप्त 4 युवा पहुँच रहे हैं। तौद वैली में पानी का प्रवाह बदल करके आइस फ्लो बनाया गया है, जहाँ पर आइस क्लाइंबिंग करने सहित अन्य विंटर सीजन की गतिविधियों के लिए चिन्हित किया गया है। यहाँ पर साहसिक गतिविधियों को आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोग भी इस तरह की साइट को देखकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। सतलुज जल प्रभावितों को 10 दिन में मुआवजा, उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने SDM आनी को दिए निर्देश। सतलुज जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों को 13 साल बीत जाने के बाद भी मुआवजे के नाम पर राशि मुहैया नहीं हो पाई है, जिसके चलते प्रभावित सरकार, प्रशासन व परियोजना के प्रबंध वर्ग के ढुलमुल रवैये के चलते खासे परेशान थे। इस मुद्दे को प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल ने 20 दिसंबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया। 13 साल से मुआवजे का इंतजार शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन और प्रबंधन वर्ग हरकत में आया। सरकारी तंत्र नीचे से लेकर ऊपर तक इस मसले को लेकर संजीदगी से लेते हुए 10 दिनों के भीतर SDM आनी को तमाम तरह की सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्रभावितों का ब्यौरा तलब करने से लेकर बैंक खातों की डिटेल खंगालने में प्रशासन जुट गया है। अब खबर का असर होने के बाद प्रभावितों में मुआवजे मिलने की पूरी आस जगी है। परियोजना के प्रभावित प्रदेश सरकार, परियोजना प्रबंधन सहित जिला प्रशासन से मांग करते आ रहे थे कि इस परियोजना के प्रभावित 4,000 परिवारों को लंबित 5 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि प्रदान करके राहत दी जाए, अन्यथा मजबूरन होकर परियोजना के प्रभावितों को आंदोलन का रुख अख्तियार करने के लिए विवश होना पड़ेगा। कई बार लाड़ा के अध्यक्ष और जिलाधीश कुल्लू सहित परियोजना प्रबंधन को अवगत करवाया गया, लेकिन आज दिन तक परियोजना से प्रभावित लोगों को मुआवजे की लंबित राशि चुकता नहीं हो पाई है। इसके चलते परियोजना के दायरे में आने वाली 9 पंचायत कुशवा, खरगा, बखन, ग्रौ, तुनन, जगात खाना, पोसना, वाहवा और गठड़ शामिल है, जहां के सीधे तौर पर 4,000 परिवार आज भी 13 साल बीत जाने के बाद मुआवजे के नाम पर परियोजना प्रबंधन, जिला प्रशासन और सरकार का मुंह ताक रहे हैं।
जल्द अकाउंट में आएंगे पैसे। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग का कहना है कि एसडीएम आने को 10 दिनों के भीतर परियोजना के प्रभावितों लंबित मुआवजा राशि खाते में डालने के निर्देश दिए हैं। इन दिनों प्रभावितों के बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। फर्जी कस्टमर केयर नंबर से बचें। इंटरनेट में ऑनलाइन सर्च नंबरों से आप हो सकते हैं ठगी का शिकार। ऑनलाइन वेबसाइट्स पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर से साइबर सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। अगर आप बैंकों में खाता धारक है और अपनी बैंक शाखा का कस्टमर केयर नंबर गूगल से खोजते हैं तो ऐसा न करें। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आप जो नंबर निकाल रहे हैं वह आपकी परेशानी और बढ़ा सकता है। अभी हाल ही में बैंकों की ओर से जारी की गई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बताया है कि इंटरनेट पर कस्टमर केयर नंबर सर्च करने पर जो नंबर आते हैं उनमें अधिकतर नंबर फर्जी होते हैं। अगर आप इन फर्जी नंबरों पर कॉल करते हैं तो आपके जरिए दी गई जानकारी से आप धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं। साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले ठगों ने देश के बड़े बैंकों के फर्जी कस्टमर केयर नंबर इंटरनेट पर अपलोड कर रखे हैं। जब कोई कस्टमर इन नंबर्स पर कॉल करता है तो साइबर ठग बैंक अधिकारी बनकर आपसे सारी डिटेल्स ले लेते हैं और फिर कुछ ही समय में आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। साइबर ठगों से बचने को लेकर साइबर सेल शिमला ने भी एडवाइजरी जारी की है। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि अगर आपको बैंक से किसी भी तरह का काम है तो आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। इसके अलावा बैंक के दस्तावेजों पर भी ये नंबर्स मौजूद होते हैं। उन्होंने कहा कि कभी आपको थोड़ा भी संदेह हो तो फौरन ही केंद्र सरकार के स्पेशल साइबर अपराध रोधी शिकायत नंबर 155260 पर कॉल करें और पूरी जानकारी दें। कुश्ती महासंघ को भंग करने से करोड़ों लोगों को राहत, शांता बोले। अनुराग ने किया अत्यंत प्रशंसनीय काम। पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशंसनीय काम किया है। कुश्ती महासंघ को भंग करने से भारत के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से यौन शोषण से प्रताड़ित दुखी साक्षी मलिक जैसी विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाली महिलाओं के आंसू देखकर भारत के करोड़ों लोग दुखी थे। उन्होंने अनुराग ठाकुर को बधाई देते हुए कहा है कि पूरी बधाई तब देंगे जब साक्षी मलिक जैसे होनहार पहलवान अखाड़ों में होंगे और यौन शोषण का महाअपराधी ब्रजभूषण जेल की सलाखों में होगा। पहलवान पूनिया को पद्मश्री लौटाते समय यह कहने के लिए बहुत बहुत बधाई कि महिलाओं के सम्मान से बढ़कर और कोई सम्मान नहीं होता। शांता कुमार ने कहा कि लोगों के ताने सुनकर शर्मिंदा थे। कुछ लोग कह रहे थे यदि इस प्रकार के गंभीर यौन शोषण के आरोप किसी कांग्रेस के नेता पर लगते तो वह जेल की सलाखों में होता, परंतु ब्रजभूषण दंदना रहा है। सेवा सुशासन के सिद्धांत पर काम करते थे वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बोले जयराम। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भाजपा ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला में फल वितरण कार्यक्रम और रिज पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा, संजय सूद, सुरेश भारद्वाज, संजीव कटवाल, सुनील धर विशेष रूप से उपस्थित रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन की प्रतिमूर्ति थे। आज मोदी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दिखाए हुए रास्तों पर चलकर सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है।
1999 में सरकार बनाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में सकारात्मक बदलाव लाकर भारत में दूरसंचार क्रांति लाने का काम किया। आज मोदी सरकार ने गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का कार्य किया है। इस अवसर पर सुदीप महाजन, रमा ठाकुर, कुसुम सदरेट, सुनील धर, अंजना शर्मा, राजीव पंडित, किमी सूद, शैली, बिट्टू पाना, संजीव, रजनी, तरुण राणा, सुरेश शर्मा, श्याम शर्मा, कमल सूद, संजीव कटवाल, संजय कालिया, गणेश दत्त उपस्थित रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी अटल टनल की कल्पना। जयराम ठाकुर ने अटल टनल को याद करते हुए कहा कि इस टनल की कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जिक्र भी किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आजादी के बाद पहली बार 1999 में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु अलग से जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना की और 2003 में अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। जयराम ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे। गरीब का कल्याण ही लक्ष्य, देश को विकसित राष्ट्र बनाने में केंद्र सरकार का बेहतर प्रयास। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं भारतीय राज्य पेंशनर संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ा मोदी सरकार के 10 साल राष्ट्र निर्माण में 10 साल का कार्यकाल रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब का कल्याण, विकास ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और भारत के गरीबों का संपूर्ण विकास करते हुए मोदी ने राष्ट्र के विकास का यह लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ा है और यह गति अब नहीं रुकनी चाहिए। मोदी सरकार के 10 साल राष्ट्र निर्माण के 10 साल रहे हैं। हमें आज 2004 से 2014 के कांग्रेस के शासन और 2014 से 2024 के मोदी शासन की तुलना करनी चाहिए। मोदी सरकार के कारण जहां देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, वही आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई। जहां विश्व में भारत की ख्याति मजबूत हुई, वही देश का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ हुआ। मोदी के नेतृत्व में जहां देश ने आर्थिक प्रगति की, वही किसान को समृद्ध करने के लिए प्रत्येक किसान को आर्थिक मदद पहुंचाई और उसके उत्पाद का दाम अधिक मिले, ऐसी व्यवस्था की गई। घनश्याम शर्मा ने कहा कि गरीब कल्याण, आर्थिक विकास, देश की सुरक्षा, आधारभूत ढांचे के विकास व भ्रष्टाचार मुक्त शासन के यह 1.5 वर्ष देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। इसलिए मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना देश की जरूरत है। श्री शर्मा ने कहा कि देश के 4 वर्ग गरीब, महिला, युवा व किसान, इनका विकास करते हुए देश को दुनिया की महाशक्ति बनाना है। घाटे का सौदा बनता जा रहा सेब उत्पादन, सेब उत्पादक संघ के सम्मेलन में मुद्दों पर मंथन। सेब उत्पादक संघ का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन रामपुर के समीप चाटी के किसान मजदूर भवन में सोमवार को संपन्न हुआ। इस दौरान कई राष्ट्रीय व राज्य स्तर के किसान नेता उपस्थित हुए। सम्मेलन में सेब उत्पादकों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए पर भी रणनीति बनी। वहीं सेब उत्पादक संघ की राज्य स्तरीय नई टीम का भी गठन किया गया। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा गया कि आज सेब उत्पादन घाटे का सौदा बनता जा रहा है। हिमाचल का सेब उत्पादक दुनिया का बेस्ट सेब उत्पादन करता है, लेकिन आज भी एपीएमसी एक्ट को ईमानदारी से लागू न करने कारण बागबान की मंडी में लूट हो रही है, जहां पर सेब आढ़तियों की ही मनमर्जी चलती है। सम्मेलन में चर्चा के दौरान किसानों ने बताया कि MIS का पिछला बकाया करीब 91 करोड़ रुपए सरकार ने अभी तक बागबानों को नहीं दिया है।
सरकार द्वारा किसानों को जो कृषि एवं बागबानी उपकरण मुहैया करवाए जाते हैं वे महंगे व घटिया किस्म के होते हैं। किसानों की सब्सिडी बंद कर दी गई है और सेब कारोबार में आए बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए उन्हें मोटी सब्सिडी दी जा रही है। इस तरह से किसान आज संकट के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने सेब किलो के हिसाब से बचने की बात कही थी, लेकिन वह धरातल पर सही नहीं उतरा। किसान सभा राज्य अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने कहा कि सेब उत्पादन घाटे का सौदा बनता जा रहा है। बागवानों को दवाइयों एवं खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी है। पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि संघ का यह पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ है। इसके बाद 18 व 19 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होगा, जिसमें सेब उत्पादकों की समस्याओं एवं अन्य विषयों पर चर्चा होगी। क्रिसमस पर 1 लाख सैलानियों ने निहारी अटल टनल। क्रिसमस के दिन देश दुनिया के पर्यटकों ने विश्व पटल में प्रसिद्ध एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग को निहारा। यही नहीं, दिन के समय पर्यटक अटल टनल से होते हुए लाहुल के सिस्सू पहुँचे और बर्फ में वहाहट क्रिसमस मनाई। लाहुल की बर्फीली वादियों में पहुंचकर पर्यटकों बर्फ के बीच अटखेलियां कर खूब आनंद लिया और शाम होते ही पर्यटक मनाली की ओर आए। क्रिसमस से एक दिन पूर्व यानी रविवार को रिकॉर्ड पर्यटक वाहन यहां पर पहुंचे। रविवार को हजारों वाहनों में लगभग 2 लाख के आसपास सैलानी यहां पहुंचे और लाहुल की ठंडी वादियों को निहारा। सोमवार को भी काफी संख्या में पर्यटकों ने घाटी का रुख किया। पुलिस विभाग लाहुल स्पीति के आंकड़ों पर गौर करें तो सोमवार को क्रिसमस के दिन अटल टनल रोहतांग से होते हुए सिस्सू व कोकसर में सोमवार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कुल 12,336 पर्यटक वाहन पहुंचे। इन वाहनों में लगभग 1 लाख के आसपास सैलानी यहां पहुंचे। लाहुल में अटल टनल से 5,922 वाहन इन और 4,660 वाहन आउट हो गए। लिहाजा इन और आउट वाहनों के आंकड़े को मिलाएं तो यह 12,336 बना। वहीं लाहुल में पार्किंग की सुविधा सहित ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुलिस की व्यवस्था भी अच्छी दिखी। लाहुल स्पीति में टूटे रिकॉर्ड। एसपी लाहुल स्पीति मयंक चौधरी ने बताया कि बीते रविवार को आज तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा पर्यटक वाहन लाहुल पहुंचे। वहीं सोमवार को भी पर्यटक वाहनों का आंकड़ा 1,000 पार हो गया। पर्यटकों की संख्या को देखते हुए जिला पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था, पर्यटक सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था इत्यादि का कुशल रूप से संचालन करने के लिए पुलिस द्वारा ड्रोन सर्विलेंस किया गया। माता हिडिंबा देवी ने पूरी की होटल व्यवसायियों की मन्नतें। बता दें कि पिछले महीने मनाली के होटल व्यवसायियों ने माता हिडिंबा देवी के दर पहुंचकर पर्यटन कारोबार अच्छा चलने की मन्नतें की थी। वहीं माता के दर पहुंचकर ब्रह्मभोज का आयोजन भी किया था और माता ने पर्यटन कारोबारियों की मन्नत को पूरा कर लिया और पर्यटन कारोबारियों को आने वाले दिनों में भी माता के आशीर्वाद से अच्छा कारोबार हो की उम्मीद जताई है। धर्मशालाम कलोडगंज में क्रिसमस पर लौटी रौनक। धर्मशालाम कलोडगंज रोपवे में क्रिसमस, न्यू ईयर सेलिब्रेशन व वीकेंड में अब हल्की रौनकें लौटना शुरू हो गई है। बरसात में धर्मशाला स्काईवे की सड़क टूटने से अभी भी आवाजाही में परेशानी के कारण पर्यटक व स्थानीय लोग भी रोपवे में कम ही पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते पिछले वर्ष के मुकाबले 40% कम कारोबार देखने को मिल रहा है। पिछले साल पर्यटन सीजन में रोजाना करीब 2000 से अधिक सैलानी रोपवे में सफर करके इस आनंद के सफर का लुत्फ उठा रहे थे। अब लेकिन जून माह में भारी बारिश के कारण रोपवे तक जाने वाली सड़क के आसपास की रिटेनिंग वॉल टूटने से इन दिनों पर्यटकों की संख्या कम होने लगी, तो यहाँ रोपवे में भी कम लोग पहुँचने लगे।
मुख्यमंत्री ने किया 3 पुस्तकों का विमोचन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को 3 पुस्तकों का विमोचन किया। ये 3 पुस्तकें प्रसिद्ध लेखिका मीनाक्षी चौधरी और प्रतिभाशाली युवाओं गौरी चौहान 12 वर्ष, अथर्व वत्स 14 वर्ष और शिरीषा चौहान 19 वर्ष के सहयोग से लिखी गई है। पहाड़ों की रानी शिमला पर केंद्रित ये पुस्तकें शिमला इन्वेस्टिगेटर्स सीरीज का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने इन साहित्यिक कृतियों को तैयार करने में युवा लेखकों के कौशल व समर्पण की सराहना की। पहली पुस्तक लॉस्ट इन दी एप्पल कंट्री मीनाक्षी चौधरी और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी शिमला की छात्रा गौरी चौहान द्वारा सहलिखित है, जिसमें सेब बहुल क्षेत्र जुब्बल से जुड़े रहस्य, विश्वासघात और आश्चर्य का आकर्षक प्रस्तुतिकरण किया गया है। दूसरी पुस्तक फेटल अराइवल मीनाक्षी और मॉडर्न स्कूल कुंडली सोनीपत के 9वीं कक्षा के छात्र अथर्व वत्स के सहयोग से लिखी गई है। यह पुस्तक त्रासदी, ड्रग्स और अपहरण की एक मनोरंजक गाथा बुनती है। तीसरी पुस्तक द डेडली किटी मीनाक्षी चौधरी द्वारा डा वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी की BSc द्वितीय वर्ष की छात्रा शिरीषा चौहान के सहयोग से लिखी गई है। इस किताब में महिलाओं की किट्टी पार्टी के संसार की रोमांचक यात्रा का वर्णन है, जो हत्या, रहस्य और साजिश जैसे पहलुओं पर आधारित है। यह बच्चों में लेखन विद्या के विकास को बढ़ावा देने के लिए मीनाक्षी चौधरी और कीकली चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का प्रतिफल है। इस अवसर पर सचिव शिक्षा राकेश कंवर भी उपस्थित थे। सीएम ने किया शिमला विंटर कार्निवाल का शुभारंभ। 450 महिलाओं की महानाटी रही मुख्य आकर्षण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर शिमला विंटर कार्निवाल का शुभारंभ करते हुए कहा कि शिमला में विंटर कार्निवाल का आयोजन पहली बार किया जा रहा है और इससे शहर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि शिमला विंटर कार्निवाल 5 जनवरी तक चलेगा तथा इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक परेड को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान लगभग 450 महिलाओं ने महानाटी प्रस्तुत की, जिसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल रहीं। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के दौरान बहुत नुकसान हुआ तथा पर्यटन क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। आपदा के दौरान प्रदेश सरकार ने दिन रात मेहनत की तथा अब हिमाचल प्रदेश के सभी पर्यटन स्थल पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1-2 दिन में हिमाचल प्रदेश में 30,000 पर्यटक वाहन आए हैं, जो कि प्रदेश में पर्यटन उद्योग के एक बार फिर से खड़ा होने के अच्छे संकेत हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र का हिमाचल की आर्थिकी में बहुत बड़ा योगदान है तथा प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पर्यटन क्षेत्र के लिए पूर्व के 50 करोड़ बजट के स्थान पर वर्तमान राज्य सरकार द्वारा 3,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का स्वागत अतिथि देव भवः की परंपरा के अनुरूप किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य के सभी रेस्तरां तथा ढाबों सहित खाने की अन्य दुकानों को 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक 24 घंटे खुला रखने की छूट दी है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को आपदा से उबारने में प्रदेशवासियों के साथ साथ पर्यटकों के भरपूर सहयोग की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी को क्रिसमस और नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने रिज पर लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, जिसमें जिला प्रशासन शिमला सहित विभिन्न विभागों ने स्टॉल स्थापित किए हैं।
मुख्यमंत्री का कार्निवल में पहुंचने पर पारंपरिक लोक गीत संगीत के बीच स्वागत किया गया। हिमाचल में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब, रोहतांग टनल में हुई रिकॉर्ड 28,210 वाहनों की आवाजाही। हिमाचल प्रदेश में त्योहारी सीजन पर लाखों की भीड़ उमड़ती है। त्योहारों के मौसम में खासकर क्रिसमस की पूर्व संध्या और नए साल के मौके पर लाखों पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आते हैं। इस बार अटल टनल रोहतांग से रिकॉर्ड 28,210 वाहनों की आवाजाही हुई। राज्य के सभी प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। विशेषकर 9.2 किलोमीटर अटल टनल रोहतांग, जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इस बार 25 अक्टूबर तक अटल टनल रोहतांग से रिकॉर्ड 28,210 वाहनों की आवाजाही हुई है। वाहनों की यह संख्या अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जिनकी आवाजाही अटल टनल रोहतांग से हुई है। इनमें 14,865 वाहन आए जबकि 13,345 वाहन बाहर हुए हैं। आज अटल टनल रोहतांग के एरिया में मौसम साफ रहेगा। रिकॉर्ड वाहनों की आवाजाही के कारण जाम लगने की समस्या पैदा हो सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हम लाखों की संख्या में इतनी बड़ी संख्या में राज्य में आए पर्यटकों का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को 12,000 से अधिक वाहनों के साथ अटल टनल रोहतांग में लगभग 65,000 पर्यटक दर्ज किए गए। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल जल्द ही आपदा के बाद उभरेगा और इस बात का प्रमाण है कि आज हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि आपदा के बाद हिमाचल फिर से पर्यटकों के स्वागत के लिए खड़ा हो गया है। उन्होंने भारी पर्यटकों की भीड़ को कुशलता पूर्वक प्रबंधित करने और बर्फ में फंसे कुछ लोगों की मदद करने और उनकी यात्रा को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस जवानों के प्रयासों की सराहना की है। खासकर रोहतांग सुरंग के उत्तर और दक्षिण पोर्टल पर, जहां स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल -12 डिग्री में यातायात का प्रबंधन कर रहा है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने खुलासा किया कि लाखों पर्यटकों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले दोनों का स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल लगभग -12 डिग्री तापमान में यातायात को सुचारू रूप से प्रबंधित करने के लिए सराहनीय काम कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि हर कोई सुरक्षित रहे, अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि अटल टनल रोहतांग के माध्यम से प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को कुल्लू और लाहौल स्पीति पुलिस से बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिल रहा है, जिससे यात्री सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित कर रहे हैं। श्री मयंक चौधरी भापू से पुलिस अधीक्षक लाहौल एवं स्पीति स्वयं पुलिस अधिकारियों और पर्यटकों की सक्रिय रूप से निगरानी करके उन्हें निर्देशित कर रहे हैं। लाहौल एवं स्पीति और कुल्लू जिले के पुलिस कर्मियों ने -12 डिग्री तापमान में भी पर्यटकों को बहुत ही पेशेवर तरीके से संभालकर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। चुनौतीपूर्ण -12 डिग्री सेल्सियस तापमान के बावजूद पुलिस बल 24 घंटे अथक परिश्रम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस पर्यटकों से आग्रह करती कि वे स्थानीय प्रशासन मौका पर तैनात पुलिस कर्मचारियों के दिशा निर्देशों व यातायात नियमों की पालना करके सुरक्षित व आरामदायक यात्रा का आनंद लें। 14 साल का इंतजार बहुत होता है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही करेंगे बात, सड़कों पर होगा प्रदर्शन। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला को लेकर जन चेतना संस्था धर्मशाला अब आक्रोशित हो गई है। केंद्रीय विवि धर्मशाला का 14 वर्षों के बाद भी निर्माण कार्य शुरू न किए जाने पर कड़ा आक्रोश जताया है। इसके साथ हो सीएम के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्हें जानकारी न होने की बात कही है।
जिसे जल्द दुरुस्त किए जाने की बात कही है। जन चेतना संस्था ने अब निर्माण जल्द शुरू न होने पर पीएम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिलकर व सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर दिया है। जन चेतना संस्था धर्मशाला के पदाधिकारियों ने धर्मशाला में आक्रोशित होकर एकत्रित होकर कहा कि सीयू के व्यास कैंपस का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि धौलाधार कैंपस को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद अब प्रदेश सरकार को मात्र 30 करोड़ रुपए जमा करवाने हैं। लेकिन अब प्रदेश के मुख्यमंत्री किस आधार पर अब दोबारा सर्वे करवाए जाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीयू धर्मशाला को लेकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से रिपोर्ट प्रदान कर दी गई है, जो कि सही है। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से कौन से सर्वे करवाए जाने की बात कही जा रही है। ऐसा कौन सी अथॉरिटी राज्य सरकार के पास है जो केंद्र के विभाग से भी बढ़कर सर्वे करवा सकती है। उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो बयान दे रहे हैं वो पुरानी जमीन बनगोटू चोहला को लेकर कही जा रही है, जबकि जदरांगल की भूमि को लेकर फर्स्ट पेज की क्लियरेंस हो चुकी है। अब मात्र सरकार को 30 करोड़ 3 लाख रुपए जमा करवाने हैं। जन चेतना के अध्यक्ष एससी धीमान ने कहा कि सीएम को इस संबंध में गलत जानकारी दी गई है। ऐसे में सीएम को अपनी जानकारी को दुरुस्त करके पहले पेज की सहमति के बाद दूसरे के लिए निर्धारित राशि जमा करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब जल्द ही इस संबंध में कार्रवाई न होने पर निराश लोगों को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके साथ ही सड़कों में उतरकर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जन चेतना संस्था के अध्यक्ष एससी धीमान ने कहा कि अब भवन निर्माण कार्य जल्द शुरू करना होगा। इसके अलावा उन्होंने स्मार्ट सिटी धर्मशाला के कार्यों में अब गति से शुरू होने को सही बताया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट रोड के वर्क में और सुधार किया जाए, जिसमें बस स्टॉप के साथ टॉयलेट भी बनाए जाने चाहिए। साथ ही जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनके स्थान पर पौधे रोपित किए जाने चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि कचहरी में बनाए गए ओवरब्रिज को हटाए जाने की बात कही जा रही है तो उसे मुख्य स्थान में स्थापित किया जाना चाहिए। इस मौके पर पूर्व आईएएस अधिकारी कैप्टन जेएम पठानिया सहित जन चेतना संस्था के दर्जनों पदाधिकारियों व सदस्यों ने केंद्रीय विवि निर्माण को जल्द शुरू न किए जाने को आक्रोश जताया व जल्द कार्य करने की मांग रखी है। शिमला मनाली ही नहीं, महानगरों में अब इन बातों से भी पहचाना जाता है अपना हिमाचल। भारत के विभिन्न हिस्सों में बसे हिमाचलियों को एक लड़ी में पिरोने की पहल शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत शुरू में देश के महानगरों में बसे हिमाचलियों को जोड़ा जा रहा है। इसकी शुरुआत बंगलुरु में रहने वाले डॉक्टर अरुण भारद्वाज ने की। सोलन में जन्मे डॉक्टर अरुण भारद्वाज ने महसूस किया कि हिमाचली संस्कृति, विशिष्ट पहचान, व्यंजन और वेशभूषा आदि को राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाई जानी चाहिए। उनका कहना है कि अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर महानगरों में लोग हिमाचल को शिमला, मनाली, डलहौजी आदि पर्यटन स्थलों से ही पहचानते हैं और महानगरों में बसे ज्यादातर हिमाचली अपनी पहचान जाहिर करने में संकोच करते हैं, क्योंकि पंजाबियों और गुजरातियों की तरह उनकी कोई अलग पहचान नहीं होती और हिमाचली संस्कृति के बारे में महानगरों के लोग अनभिज्ञ ही रहते हैं, जबकि उनके दिल में हिमाचल के प्रति काफी सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक ग्लोबल फ्रेंड्स ऑफ हिमाचल संस्था का गठन किया और इसके अंतर्गत सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ हिमाचल बंगलुरु चैप्टर की शुरुआत की। यह हिमाचलियों का पहला औपचारिक संगठन बना, लेकिन इस संगठन को खड़ा करने में उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि इतने बड़े महानगर में हिमाचली ढूंढना एक टेढ़ी खीर था। शुरू में इन्हें अगर कोई हिमाचली नंबर की गाड़ी मिल जाती
तो वह उसे भी रोक लेते और उन्हें सड़क पर ही हिमाचली संगठन में शामिल होने को प्रेरित करते। धीरे धीरे अपने संपर्क माध्यमों का उपयोग करके उन्होंने कुछ हिमाचलियों को फ्रेंड्स ऑफ हिमाचल के बंगलुरु चैप्टर से जोड़े के बाद फ्रेंड्स ऑफ हिमाचली बंगलुरु का फेसबुक पेज शुरू किया और धीरे धीरे यह मुहिम कामयाबी की ओर बढ़ती चली गई और आज दिल्ली और चंडीगढ़ के बाद बंगलुरु में हिमाचलियों का एक सुदृढ़ संगठन खड़ा हो गया। इस संगठन ने हाल ही में बंगलुरु में पहला आयोजन भी किया, जिसमें ज्यादातर प्रतिभागी हिमाचली ड्रेस में आए और इस मौके पर पहाड़ी नाटी डाली गई और पहाड़ी व्यंजन ही परोसे गए। संगठन के सूत्रधार डॉक्टर अरुण भरद्वाज का कहना है कि फ्रेंड्स ऑफ हिमाचल बंगलुरु के फेसबुक पेज को देश के अन्य महानगरों में बसे हिमाचलियों ने भी लाइक और कमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे दूसरे महानगरों में बसे हिमाचलियों का डाटा इकट्ठा करके उन्होंने उनसे संपर्क साधा, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रेंड्स ऑफ हिमाचल मुंबई, पुणे, हैदराबाद और चंडीगढ़ चैप्टरों की शुरुआत की गई। ग्लोबल फ्रेंड्स ऑफ हिमाचल के संस्थापक डॉक्टर अरुण भरद्वाज का कहना है कि उन्होंने इस संस्था में मूल हिमाचलियों के अलावा हिमाचल को पसंद करने वाले लोगों को भी जोड़ा है, ताकि यह एक सुदृढ़ संस्था बन सके, क्योंकि इन महानगरों में हिमाचलियों की संख्या काफी कम है और ज्यादातर युवक हैं, जो कि आईटी, सॉफ्टवेयर बटा इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि क्षेत्रों में काम करते हैं और उनके पास समय का नितांत अभाव है, लेकिन वे हिमाचल से जुड़े रहना चाहते हैं और अपनी जन्मभूमि के लिए सकारात्मक योगदान भी देना चाहते हैं। उनका कहना है कि महानगरों में रहने वाले उच्च वर्ग हिमाचल के पर्यटक और धार्मिक स्थलों को बहुत पसंद करते हैं और उनके मन में हिमाचल के प्रति असीम प्यार है। वह चाहते हैं कि इन सब लोगों को फ्रेंड्स ऑफ हिमाचल के साथ जोड़कर वह हिमाचल को पंजाब और गुजरात की तर्ज पर एक विशिष्ट ब्रांड के तौर पर प्रमोट कर सके। डॉक्टर अरुण भरद्वाज कहते हैं कि सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स ऑफ हिमाचल की जोरदार लोकप्रियता से विदेशों में बसे हिमाचली भी उनसे जुड़ा शुरू हो गए हैं और अब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से महानगरों में रहने वाले हिमाचली एक परिवार के तरह रह रहे हैं, जो कि एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनका कहना है कि हिमाचल के विभिन्न भागों से जुड़े लोग अपने अपने क्षेत्र के व्यंजनों के बारे में जानकारी साझा करते हैं, जिससे अब छा गोश्त, सिड्डू, बबरू, खट्टा, मदरा, तुड़किया भात जैसे स्थानीय व्यंजनों की राष्ट्रीय पहचान बन रही है और साउथ इंडियन व्यंजनों की तरह ही यह महानगरों में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। उनका कहना है कि वह इन व्यंजनों को बनाने की विधि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर साझा कर रहे हैं, जिससे इन व्यंजनों की मौलिकता बरकरार रखी जा रही है और दूसरे यह व्यंजन भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं, जिससे हिमाचल के व्यंजनों को व्यापारिक स्तर पर मार्केट करने में मदद मिलेगी। इसी तरह उनका संगठन हिमाचली वेशभूषा जैसे पहाड़ी टोपी, चोली, घाघरी, पश्मीना शाल, पट्टू आदि को भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हिमाचली आर्टिसंस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मार्केट ढूंढी जा सके और विशुद्ध हिमाचली उत्पादों को महानगरों में लोकप्रिय किया जा सके। उनका कहना है कि उनका संगठन सरकार से मिलकर हिमाचल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करना चाहता है, लेकिन उनका संगठन राजनीति, क्षेत्रवाद और धार्मिक मुद्दों से बिल्कुल अलग रहेगा। इस संगठन के सदस्य निकट भविष्य में हिमाचली लोक संस्कृति पर आधारित गीतों, डांस, संगीत, इंस्ट्रूमेंट्स आदि को लोकप्रिय बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे, ताकि लुप्त हो रही लोक कलाओं को न केवल जिंदा रखा जाए बल्कि लोकप्रिय भी बनाया जाए और इसको कमर्शियल स्तर पर भी व्यवहारिक किया जाए, जिससे लोक कलाकार अपनी आजीविका कमा सकें और सरकारी अनुदान पर उनकी निर्भरता कम की जा सके। क्रिसमस के दिन बिलासपुर में बड़ा हादसा, शिमला जा रहे 9 लोगों की गाड़ी खाई में गिरी।
शिमलामतौर नेशनल हाईवे पर नमहोल के साथ लगते बाग खुर्द के पास सोमवार सुबह पर्यटकों की गाड़ी खाई में जा गिरी। यह गाड़ी शिमला की ओर जा रही थी। गाड़ी में 9 लोग सवार थे जो कि घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह टेम्पो ट्रैक्स बिलासपुर से शिमला की ओर जा रही थी। जैसे ही नमहोल के साथ लगते बाग खुर्द नामक जगह पर पहुंची तो तीखे मोड़ पर चालक ने गाड़ी के ऊपर से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी खाई में जा गिरी, जिससे गाड़ी में बैठे 9 लोग घायल हो गए। घायलों में 5 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों के द्वारा खाई से बाहर निकाला गया और 108 एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए एम्स कोठीपुरा ले जाया गया, जहां पर सभी घायलों का उपचार चला हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है और चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीएसपी हेडक्वार्टर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि की है। रामपुर में भीषण अग्निकांड, हैंडलूम की दुकान में लगी आग, 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान। रामपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर डकोड में बीती रात बीडीएम हैंडलूम की दुकान में भीषण अग्निकांड पेश आया है। आग से हैंडलूम समेत साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक टॉय कार सहित अन्य सामान राख हो गया है। दुकान मालिक के मुताबिक आग से 1 से 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। अग्निकांड की सूचना मिलते ही रामपुर से फायर ब्रिगेड का दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। क्रिसमस पर सज गया रिज, विंटर कार्निवाल पर रौनक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से पहुंचे मेहमान। ऐतिहासिक रिज पर विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। 25 से 31 दिसंबर तक यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें हिमाचल के कलाकार पर्यटकों और स्थानीय लोगों को एंटरटेन करेंगे। पूरे मैदान को लाइटों से सजा दिया गया है। नगर निगम प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए पार्षद व अधिकारियों की ड्यूटी फील्ड पर नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान की ओर से लगाई गई है। पूरे 7 दिन तक रिज पर रौनक भरा माहौल नजर आने वाला है, जहां स्कैंडल पॉइंट पर कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, वहीं रिपोर्टिंग रूम के पास भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहने वाला है। विंटर कार्निवाल के मंच पर अपनी प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को पहले वॉइस ऑफ कार्निवल में ऑडिशन देना पड़ा, इसके बाद उनका चयन किया गया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।